क्या हो अगर हजारों साल पहले आसमान में आधुनिक विमानों जैसी मशीनें उड़ती थीं? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दर्ज किए गए विवरण हैं। आज हम इन्हीं असाधारण उड़ने वाली मशीनों यानी विमानों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। श्री अरबिंदो की ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? हम अक्सर मानकर चलते हैं कि तकनीक और ज्ञान हमेशा एक सीधी लाइन में, मतलब लगातार बेहतर ही होते गए हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच न हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ बहुत जरूरी ज्ञान समय के साथ खो गया हो? और बस यही सवाल इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। क्या ये ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, या फिर ये एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं? चलिए सबूतों को जरा और करीब से देखते हैं। तो खंड 1, प्राचीन उड़न मशीनें। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विमान आखिर थे क्या और क्यों ये सिर्फ पौराणिक कथाओं से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विमान एक बहुत व्यापक शब्द है। ये किसी एक तरह की मशीन का नाम नहीं है, बल्कि कई तरह के हवाई वाहनों को दर्शाता है, जिनका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में बार बार मिलता है। अब ये जो कलात्मक चित्र हम देखते हैं ना, ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी की कल्पना नहीं है। इन्हें वेदों और पुराणों जैसे दुनिया के कुछ सबसे पुराने ग्रंथों में मिले विवरणों के आधार पर बनाया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये विवरण अक्सर बहुत ज्यादा तकनीकी होते हैं। खंड 2, पवित्र ग्रंथों से विवरण। तो अब हम सीधा उन ग्रंथों में झांकेंगे और देखेंगे कि वे इन मशीनों के बारे में असल में कहते क्या हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें इनके निर्माण और संचालन के निर्देश भी शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, ये श्लोक सीधा यजुर्वेद से है और इसमें साफ साफ विमान बनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे विमान जो बादलों के ऊपर और नीचे उड़ सकते हैं। ये कोई गोलमोल बात नहीं, बल्कि एक सीधा निर्देश है। और देखिए, बात सिर्फ एक तरह के विमान की नहीं हो रही है। ऋग्वेद में तो कई तरह की मशीनों का जिक्र मिलता है, जो एक बहुत ही विकसित तकनीक की तरफ इशारा करता है, जैसे जलायान, जो हवा और पानी दोनों में चल सकता था, या त्रिचक्र रथ, जो 3 पहियों वाला एक हवाई वाहन था। और तो और विद्युत रथ का भी जिक्र है, जो शायद किसी तरह की पावर या बिजली पर चलता था। इतनी विविधता बताती है कि ये कोई एक जादुई चीज नहीं, बल्कि एक पूरी विकसित टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, तो ये मशीनें सिर्फ मौजूद ही नहीं थीं, बल्कि प्राचीन कथाओं में इनका बाकायदा इस्तेमाल किया जाता था। महाकाव्यों में इनका वर्णन यात्रा के लिए, सामान ढोने के लिए और यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी किया गया है। खंड 3, शांति और युद्ध में विमान। तो सवाल ये उठता है कि इन मशीनों का इस्तेमाल असल में होता कैसे था? ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये शांति और युद्ध दोनों ही समय में प्राचीन जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा थी। ये विमान कहानियों में बस एक छोटी मोटी चीज नहीं थे, वे कहानी के केंद्र में थे। सोचिए, रावण पुष्पक विमान में सीता का हरण करता है और महाभारत में तो हवाई लड़ाइयों के इतने विस्तृत वर्णन हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए महाभारत से एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, जब राजा शाल्व ने अपने हवाई रथ से द्वारका पर हमला किया था। अब इस वर्णन को जरा ध्यान से देखिए। ये किसी साधारण विमान का जिक्र नहीं है। यहाँ एक ऐसी मशीन की बात हो रही है जो गायब हो सकती थी, शायद किसी तरह की अदृश्य होने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। सुनने में ये आज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसा लगता है ना? और युद्ध की जो भयावहता का वर्णन है, वो तो और भी चौंकाने वाला है। ग्रंथों के अनुसार शाल्व ने अपने विमान से रॉकेट, मिसाइल, भाले और यहाँ तक के फ्लेम थ्रोअर जैसे हथियारों से हमला किया था। इस हवाई हमले को रोकने के लिए कृष्ण को जमीन से हवा में मार करने वाला एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। खंड 4, खोई हुई तकनीक के सिद्धांत। तो ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में ये सब लिखा है, पर आज के समय में इसका क्या मतलब निकाला जाए? चलिए अब जरा आधुनिक शोधकर्ताओं के नजरिए को देखते हैं, जो इन ग्रंथों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं आकर असली सवाल खड़ा होता है, क्या हजारों साल पहले के लेखक बिना किसी असल आधार के इतनी तकनीकी सटीकता के साथ चीजों की कल्पना कर सकते थे? देखिए, इतालवी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्टो पिनोटी जैसे शोधकर्ताओं का तर्क है कि ये विवरण सिर्फ कल्पना नहीं हो सकते। उनका विश्लेषण बताता है कि ग्रंथों में विमान चलाने के 32 रहस्य बताए गए हैं।
इनमें खास तरह की गर्मी सोखने वाली धातुओं के इस्तेमाल, पायलट को बचाने के लिए एक विजुअल शील्ड और तो और मारिका नाम के एक हथियार का भी जिक्र है जो आज की लेजर तकनीक जैसा लगता है। ये सारे विवरण एक असली भूली हुई तकनीक की ओर ही इशारा करते हैं। एक और चौंकाने वाला दावा सम्रांगणन सूत्रधार नाम के ग्रंथ से आता है। इसमें लिखा है कि प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला असल में उड़ने वाली मशीनों के मॉडल पर आधारित थी। अब जब आप विरूपाक्ष मंदिर की तुलना एक आधुनिक हेलीकॉप्टर से करते हैं तो ये समानता वाकई में अद्भुत है। और ये सिद्धांत और भी आगे जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पेरू में जो विशाल नाज़का रेखाएं हैं जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है, वो शायद प्राचीन विमानों के लिए हवाई पट्टियां यानी कि लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं। ये एक ग्लोबल एंशिएंट एयर नेटवर्क की ओर इशारा करता है। खंड 5, एक अतीत जिसे फिर से खोजा गया। तो इन सभी सबूतों और सिद्धांतों को एक साथ रखकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या हम एक ऐसे इतिहास को देख रहे हैं जिसे आज फिर से खोजा जा रहा है? तो अगर ये तकनीक सच में थी तो आखिर गायब कैसे हो गई? इतिहासकार दिलीप कुमार कांजीलाल एक संभावित जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आक्रमणों और ज्ञान के केंद्रों को नष्ट किए जाने के कारण ये उन्नत ज्ञान समय के साथ खो गया। और ये बात समझाती है कि क्यों एक उन्नत सभ्यता के ठोस भौतिक सबूत आज मिलना इतना मुश्किल है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं। ये इन्हीं प्राचीन ग्रंथों से आ रही हैं जिन्हें सदियों से बहुत सहेज कर रखा गया है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए दस्तावेज हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या ये इतने विस्तृत विवरण सिर्फ हमारे पूर्वजों की एक बहुत अमीर कल्पना का नतीजा है, या फिर ये एक ऐसी दुनिया की झलकियां हैं जो तकनीकी रूप से हमारी दुनिया जितनी ही या शायद उससे भी कहीं ज्यादा उन्नत थी? जवाब शायद इतिहास के इन्हीं पन्नों में छिपा है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।